मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन के इस बयान के बाद यूपी में राजनीति गर्मा गई। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उनका पुतला फूंका। उनका पुतला फूंका। हिंदू महासभा की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर ने रामजी लाल सुमन की जीभ काटकर लाने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी। क्या वाकई राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था? राणा सांगा कौन थे? हम पूरी विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। दरअसल राणा सांगा का असली नाम महाराणा संग्राम सिंह था। उनके पिता का नाम राजा रायमल था। वे महाराणा प्रताप के दादा थे। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने जीवन काल में करीब 100 युद्ध लड़े और आखिरी वाले युद्ध को छोड़कर उन्होंने सभी युद्ध जीते। उनका जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। इतिहासकारों की माने तो उनको आखिरी युद्ध के बाद जहर देकर मारा गया था। जिस समय उनकी मौत हुई थी उस समय उनकी उम्र करीब 45 से 46 साल के आसपास ही बताई जाती है। बताया जाता है कि मुगल शासक बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में उनकी वीरता का जिक्र किया था। महाराणा सांगा की मौत के बाद भी मुगल और राजपूत राजाओं में संघर्ष जारी रहा, जिसे आगे उनके पोते महाराणा प्रताप ने बढ़ाया। राणा सांगा देश के इतिहासकार बताते हैं ऐसे वीर योद्धा थे जिनका एक हाथ, एक पैर, एक आंख, कान कटने के बाद भी लगातार युद्धों में शामिल होते रहे। यही कारण है कि उनकी प्रतिमा भी इसी तरह की बनाई गई है। उनके शरीर पर 80 गहरे घाव थे। सपा सांसद ने राज्यसभा में कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। इस पर इतिहासकारों का तर्क है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में स्वयं राणा सांगा से संपर्क किया। राणा सांगा शुरू में इसके लिए तैयार दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने संभवतः मेवाड़ दरबार में अपने सलाहकारों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अपने कदम पीछे खींच लिए। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। उसके बाद से ही बाबर और महाराणा सांगा के बीच संघर्ष शुरू हो गया। बाबर इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, लेकिन राणा सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। राणा सांगा ने बाबर को धूल चटाई। ये भी जान लीजिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने पानीपत में अपनी जीत से बहुत पहले ही भारत की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तैमूर और चंगेज खान के वंशज बाबर को फरगाना में अपनी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया गया था। उसने साम्राज्य को सपना देखते हुए, उसने पूरे तरीके से साम्राज्य का सपना देखते हुए काबुल के बियड़ पहाड़ों में 2 दशक से अधिक समय बिताया। फरगाना और समरकंद में अपनी पैतृक भूमि के खोने का उन पर भारी असर पड़ा और हिंदुस्तान की संपदा उन्हें नई संभावनाएं प्रदान करने लगी। पानीपत की लड़ाई के बाद अफगान नेता महाराणा सांगा की शरण में पहुंचे। राजपूत अफगान का मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बन गया। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में बयाना पर विजय प्राप्त की, जो कि कहा जाता है कि बाबर के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विजय थी। राजपूतों की वीरता की बातें सुनकर बाबर के सैनिकों का मनोबल टूटा। राणा सांगा के आंख में लगा तीर। ये भी जान लीजिए कि राणा सांगा की आंख में किस तरीके से तीर लगा। 16 मार्च 1527 की सुबह भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ। पहली मुठभेड़ राजपूतों के हाथ लगी, लेकिन अचानक ही एक तीर आया और राणा सांगा के आंख में लगा। वह युद्ध भूमि से दूर गए और राजपूत युद्ध हार गए। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध विरोधी सरदारों ने सांगा को जहर देकर मार दिया। महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 ईस्वी में 46 वर्ष की आयु में
उनका देहांत हो गया। कई बार कहा गया है कि बाबर के भारत आने का कारण मेवाड़ के राणा सांगा का निमंत्रण था। यह पत्र दिल्ली के लोधी शासक इब्राहिम लोधी को हराने के लिए एक निमंत्रण था, जिसे राणा सांगा ने 18 बार हराया था। रिपोर्ट के मुताबिक कई संदर्भों से पता चलता है कि राणा सांगा ने कभी वह निमंत्रण नहीं भेजा था। यह पत्र पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को पत्र भेजे ताकि वह दिल्ली के सुल्तान को कमजोर कर सके और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। नमस्कार साथियों।